नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ल, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी डिपार्टमेंट, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज, मुखातिब हूँ एमए फाइनल के उन छात्रों के साथ जिन्होंने अर्बन ज्योग्राफी का पेपर ऑप्ट किया हुआ है। छात्रों, आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है ग्रोथ ऑफ मॉडर्न टाउन्स, आधुनिक काल के नगरों का विकास का क्रम। 19वीं शताब्दी को मशीनी युग कहते हैं। इससे पहले विश्व में सभी वस्तुओं का निर्माण हाथों के द्वारा किया जाता था। 1765 में जेम्स वाट के वाष्प चालित इंजन के आविष्कार के पूर्व छोटी छोटी मशीनें बनाई गई थी। इससे औद्योगिक उत्पादन में प्रगति होने लगी, व्यापार में वृद्धि होने लगी। 1776 में एडम स्मिथ ने पूंजीवाद का सिद्धांत सामने रखा। मशीनों के शक्ति चालित होने तथा पूंजीवाद का विचार सामने आने से नई औद्योगिक व्यवस्था प्रारंभ हुई। मालिकों की अपेक्षा श्रमिकों की संख्या अधिक हो गई। कारखानों का आकार बढ़ गया। जो नगर पहले से ही किसी विशेष उद्योग या व्यापार में प्रसिद्धि प्राप्त कर गए थे, उन्होंने अपने उद्योगों का इस समय और विस्तार कर लिया। मशीनीकरण के प्रभाव से उद्योगों को विशाल रूप मिला। कारखानों ने चुंबक के रूप में काम किया, जिससे निकटवर्ती क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए आकर्षण बने ये और मकानों, स्कूलों, दुकानों का जमाव होने लगा। औद्योगिक क्रांति के युग में अधिकांश नगरों में निर्माण में एक नई पद्धति का अनुसरण किया गया, जिसके अनुसार बिना किसी पूर्व निश्चित योजना के नगर बसाए जाने लगे। बड़े बड़े भवनों के निकट ही श्रमिकों की बस्तियां बनाई गईं तथा नगरों का विकास बड़ा उल्टा सीधा रहा। नगरों का यह विकास संकेंद्रीय प्रणाली कंसेंट्रिक डेवलपमेंट द्वारा दिखाई देता है। नगर का केंद्रीय अरिहायशी नॉन रेजिडेंशियल क्षेत्र जो है वो रात को उजड़ जाता है। यह क्षेत्र दुकानों, मनोरंजन स्थलों से घिरा होता है। इसे नगर का सीबीडी कहा जाता है। इसके बाद पुराना उपनगरीय क्षेत्र है जो अब पूर्ण रूप से मकानों से सुसज्जित हो गया। इसके बाहर तीसरा क्षेत्र होता है जो उद्योगों, खेल के मैदानों, रिहायशी मकानों आदि के क्रम में डेवलप हुआ। शक्ति संसाधनों की बढ़ती उपलब्धि, परिवहन मार्गों की प्रगति और उद्योगों के केंद्रीकरण ने नगरों के स्थापन व उनके विशेषीकरण में मदद की। अनेक ऐसे नगर विकसित हो गए जो किसी एक विशेष कार्य के लिए अपना महत्व रखते थे, जैसे औद्योगिक नगर। इसके स्थापन व विकास में उद्योगों का ही हाथ होता था। भारत का जमशेदपुर इसका एक अच्छा उदाहरण इस संदर्भ में कहा जा सकता है। और अन्य बहुत से नगरों का औद्योगिक स्वरूप के रूप में जहां उपलब्ध संसाधन, खान या उनकी विशेषता के अनुरूप नगर बना है, वहां ग्रामीण परिवेश से लोगों ने आकर के जमाव किया और नगरीय रचना बनी। वर्तमान नगर कार्यस्थलों व मकानों का सम्मिश्रण, जिनको कारखानों व गंदी बस्तियों के समूह का नाम में पहचान मिली, इनकी संख्या समय के साथ बढ़ती गई और नगर का अनियोजित विकास क्रम सामान्य रूप से देखने में मिलने लगा, जिससे कि उनका अपना एक सामाजिक ढांचा स्थापित हो गया और एक अलग संस्कृति का विकास होने लगा। प्राचीन रोमन, मध्य युग में स्थापित यूरोपीय व विश्व के अन्य भागों के नगरों की जनसंख्या अनेक बीमारियों के कारण घटी थी, क्योंकि उनकी स्थापना का क्रम इस तरह था कि वो स्वस्थ वातावरण नहीं पा रहे थे।
आधुनिक नगरों में औद्योगिक नगर सबसे तेजी से विकसित हुए हैं। इन नगरों में कारखानों ने उन स्थलों को चुना जो नगर का सबसे उपयुक्त स्थान था। ये कारखाने फिर शीघ्र ही अनियंत्रित भीड़भाड़ व गंदे मकानों से घिर गए। कारखानों से निकली गंदगी ने वनस्पति को प्रभावित किया। उनकी निकली हुई गंदगी को जो नदियों या नहरों में पानी में डाला गया वो भी अपने आप में नहरों में फेंका गया। इस गंदगी ने नगरीय विकास के क्रम में दुष्प्रभाव डाला और इसको रोकने के लिए कानून बनाए गए। 19वीं शताब्दी में नगर नियोजन विज्ञान का विकास होने लगा और नगरों के विकास में नगर नियोजन के सिद्धांतों का पालन करने का प्रयास किया जाने लगा। वर्तमान में अनेक ग्रामीण बस्तियों में औद्योगिक इकाइयों के स्थापन के कारण नगरीय स्तर प्राप्त कर लिया है। अतः नगरों को परिभाषित करने का जो क्रम बना वो अलग अलग विद्वानों ने रखा है। किसी ने जनसंख्या को आधार माना, किसी ने जनघनत्व के अतिरिक्त आय को आधार माना। इस प्रकार से विभिन्न आधारों पर नगरों को परिभाषित करने के प्रयास किए गए विभिन्न राष्ट्रों में अपने अपने दृष्टिकोणों से। कोई देश बस्ती जनसंख्या के आकार साइज ऑफ पॉपुलेशन को बेस मानता है। भारत में भी 1951 की जनगणना के समय बस्ती को नगरीय बस्ती का जिसका दर्जा दिया गया था उसको 5000 की जनसंख्या को बेस मान करके दिया गया। 1961 की जनगणना में नगरीय जनसंख्या को परिभाषित कर समय इसके आकार को बदल दिया गया। तो इस तरह जनसंख्या के कार्यों को आधार मानते हुए ये निश्चित किया गया कि यदि एक बस्ती में पाए जाने वाले कुल श्रमिकों का 75% भाग अकृषित कार्यों में लगा हुआ है तथा उनकी जनसंख्या 5000 से अधिक है तो वो नगरीय बस्ती के क्रम में आ जाएगी। तो यह स्वरूप जनघनत्व में परिवर्तित हुआ। आय के क्रम में बात करें तो टेलर का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया में जिस बस्ती की आय 10,000 पाउंड वार्षिक होती थी उसे कस्बा का दर्जा मिला और जिस बस्ती की आय 10,000 पाउंड से अधिक थी उसे सिटी का दर्जा दिया जाने लगा। समाजशास्त्रियों ने नगरों को परिभाषित करने में जनसंख्या घनत्व को आधार लिया था। फ्लिकॉक्स के अनुसार 70 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम घनत्व वाले क्षेत्रों को ग्रामीण रूरल एरिया की संज्ञा दी गई और 40 से 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक के घनत्व वाले बसावट के क्षेत्रों को नगरीय क्रम में स्वीकृति दी गई। मार्क जेफरसन का भी कहना यह है कि 4000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक घनत्व वाले स्थान को नगरीय बस्ती का नाम दिया जा सकता है। पॉपुलेशन साइज के क्रम में जर्मनी के कस्बों में कई स्तर बनाए गए और उनके अनुरूप नगरों को अपने अलग अलग दर्जे दिए गए। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी गिफ्ट और हार्वर्ड विद्वानों ने परिभाषा देते हुए बताया कि 10,000 से 15,000 के बीच की जनसंख्या रखने वाली बस्ती को नगर का दर्जा दिया जाए। नगरों की जनसंख्या 19वीं शताब्दी तक नगरों की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई जिससे कि अनेकों समस्याएं भी उभरी। नए नए नगरों का जो विकास का क्रम आया उस क्रम में फ्रिंच और टिभार्था ने लिखा है कि रेल परिवहन, विद्युत, इस्पात एवं बैंक सुविधाओं ने वर्तमान नगरों के आकार को बढ़ाने में मदद की है। यातायात के साधन तथा संग्रहण सुविधाओं ने नगर की खाद्य समस्या को हल कर दिया। इससे यह विकास के क्रम में नगरीय जनसंख्या बढ़ी। 18वीं शताब्दी में लंदन और पेरिस केवल दो ही 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर थे। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में लंदन की जनसंख्या 10 लाख और पेरिस की 7 लाख तथा बर्लिन की 1.72 लाख थी। 20वीं सदी के प्रारंभ में ये बढ़ी और लंदन की जनसंख्या 70 लाख, पेरिस की 30 लाख और बर्लिन की 20 लाख पहुंच गई। 19वीं
सदी के आरंभ में यूरोप में 22 नगर ऐसे थे जिनमें प्रत्येक की जनसंख्या 1 लाख से अधिक थी। विश्व के 10 लाख से अधिक जनसंख्या के केवल 2 नगर लंदन और पेरिस ही थे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में 9 अन्य नगर भी 10 लाख जनसंख्या वाले नगरों की श्रेणी में आ गए, जिनमें बर्लिन, वियना, मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, यूरोप में न्यूयॉर्क, शिकागो और फिलाडेल्फिया, अमेरिका में तथा कोलकाता और टोक्यो, एशिया में। नगरों के तीव्र विकास का कारण यूरोपीय महाद्वीप में रेल मार्गों के विकास, कोयले की खानों से प्रगति और तत्संबंधी कारखानों की उत्पत्ति का प्रमुख आधार माना गया। 1991 में विश्व में 12 ऐसे नगर थे जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ से ऊपर थी। इसके अलावा 22 नगर ऐसे थे जिनकी जनसंख्या 50 लाख से 1 करोड़ के बीच थी। 2001 में नगर एवं उनकी जनसंख्या के क्रम को देखें तो 2001 में विश्व में 1 करोड़ से ऊपर जनसंख्या रखने वाले नगरों की संख्या 20 तक पहुंच गई। 11 नगरों की जनसंख्या 60 लाख से 1 करोड़ के बीच थी। विश्व का सबसे बड़ा नगर टोक्यो बन गया। इसकी जनसंख्या 2 करोड़ 80 लाख तक पहुंच गई। इस प्रकार जापान के इस राजधानी नगर में 10 वर्षों में 99 लाख व्यक्ति बढ़ गए, जो विश्व के किसी भी अन्य नगर की तुलना में सबसे अधिक वृद्धि है। मैक्सिको सिटी को दूसरा स्थान मिला। जिन नगरों की जनसंख्या 60 लाख से ऊपर व 100 लाख से कम रही, उनमें जकार्ता, पेरिस, इस्तांबुल, मॉस्को, लंदन, लीमा, तेहरान, बैंकॉक, शिकागो, चेन्नई, सियोल, जकार्ता, अहमदाबाद, हैदराबाद, लाहौर आदि शामिल हुए। 2010 और 11 में जो बृहद नगर एवं जनसंख्या का स्वरूप है उसको देखें तो वर्तमान दशक के आरंभ में विश्व में 1 करोड़ से ऊपर जनसंख्या रखने वाले नगरों की संख्या 22 तक पहुंच गई। 33 नगरों की जनसंख्या 50 लाख से 1 करोड़ के बीच थी। विश्व का सबसे बड़ा नगर टोक्यो नगर समूह ही बना रहा, जिसकी संख्या 344 लाख पहुंच गई। इस प्रकार 2001 से 11 के दशक में 64 लाख की वृद्धि हुई। जकार्ता, न्यूयॉर्क, सियोल, मनीला, मुंबई ये 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या रखने वाले अन्य नगर क्रमानुसार आए। इसके अतिरिक्त साओ पोलो, मैक्सिको सिटी, दिल्ली, ओसाका, काहिरा, कोलकाता, लॉस एंजल्स, शंघाई, मॉस्को, बीजिंग, ब्यूनस आयर्स, ग्वांगझाऊ, शेंझेन, इस्तांबुल, रियो डी जेनेरो, पेरिस आदि विश्व के ऐसे 22 नगरों के स्वरूप हैं जहां जनसंख्या काफ़ी संख्या में पाई जाने लगी, जनघनत्व तो बढ़ा। जिन नगरों की जनसंख्या 50 लाख से 1 करोड़ के बीच रही, उनका क्रमानुसार कराची, नगोया, शिकागो, लाओस, लंदन, तेहरान, लीमा आदि, और भारत में चेन्नई, ढाका, एसन ये क्रम बना। गत दशक में जकार्ता ने अपनी जनसंख्या में सबसे अधिक वृद्धि की। इसकी वार्षिक वृद्धि दर 2.38% रही है। आधुनिक नगरों के विकास को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उनमें प्रमुख है इफेक्ट ऑफ माइंस, खानों का प्रभाव। कोयला खानों के नगरों के स्थापन पर विशेष प्रभाव डाला। जो नगर कोयला खानों के पर स्थित थे या उनके निकट स्थित थे तथा पहले से ही कोई विशेष उद्योग विकसित रखते थे, वहाँ पर औद्योगिक विकास तेजी से होने के कारण नगरों के विकास में भी तेजी आई। बर्मिंघम नगर में पीतल और तांबा उद्योग 17वीं शताब्दी से ही प्रारंभ था। मशीनीकरण और कोयले के क्षेत्र में स्थित होने के कारण यहाँ उद्योग उत्तरोत्तर उन्नति करते गए और छोटे छोटे उद्योगों को रखने वाली बस्तियाँ
कोयले के साथ प्राप्त शक्ति के साधन उन्नत करने लगे। शेफील्ड नगर जो पहले से ही लोहे के छोटे खानों के औजार बनाता था आदि का विकास तीव्र हुआ। आधुनिक नगरों को प्रभावित करने में दूसरा प्रमुख कारक है इफेक्ट्स ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, परिवहन के साधनों का प्रभाव। यातायात साधनों के विकास ने नगरों के स्थापन पर भारी प्रभाव डाला है। औद्योगिक विकास बिना यातायात के असंभव है, क्योंकि एक तो यह कच्चे माल को कारखानों तक पहुंचाता है और दूसरा तैयार माल को उपभोक्ता तक पहुंचाता है। इस क्रम में बहुत सारे आधुनिक युग के जो नगर हैं उनमें परिवहन साधनों के प्रभाव दृष्टिगोचर होते हैं। रेल व सड़क मार्गों के किनारे उपनगर भी स्थापित हो गए, जिनसे लोग रोजाना नगरों की ओर जाने लगे। अतः नगर बाहर की ओर फैलना शुरू हो गए। भूमिगत विद्युत रेल मार्गों की स्थापना नगरों में भीड़भाड़ व ट्रैफिक पर अनियंत्रित भीड़ को देखते हुए की गई। वर्तमान समय में वायुयानों के विकास ने भी नगरों को समीप ला दिया है। फ्रेम्स ने वर्तमान नगरीय स्तर पर परिवहन के साधनों के प्रभाव को महत्वपूर्ण बताया है। ग्रामीण क्षेत्र पर भी जो निर्भरता रहती है उद्योगों के या आपूर्ति के साधनों की, उसका भी 18वीं सदी में काफ़ी कुछ प्रभाव देखने को मिला। इस क्रम में बहुत सारे क्षेत्र यह अपनी आत्मनिर्भरता बनाने के लिए इस युग में जो विकसित हुए वो परिवहन के साधनों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों की निर्भरता जो 18वीं शताब्दी के मध्य में यूरोप में औद्योगिक क्रांति में नगरीय विकास को प्रोत्साहन देती है। नगरीकरण की दर, उत्पादन की मात्रा, मिट्टी की प्राकृतिक व सांस्कृतिक उत्पादकता को निर्भर करती है। इसी क्रम में आधुनिक नगर आकार वृद्धि के साथ साथ समीपवर्ती ग्रामीण क्षेत्र पर भी अपनी निर्भरता को बढ़ाते जा रहे हैं। प्रत्येक नगर उद्योगों के लिए कच्चा माल व नगरवासियों के भोजन के वास्ते भी समीपवर्ती ग्रामीण क्षेत्र पर निर्भर करता है। वर्तमान नगरों में यह प्रवृत्ति देखने में आ रही है कि नगरवासी नगर के केंद्र से विमुख होकर के उसके बाहरी छोर की ओर आकर्षित हो रहे हैं। नगर का केंद्रीय भाग कार्यालयों, प्रशासनिक कार्यों, दुकानों, व्यावसायिक संस्थानों का केंद्र बनता जा रहा है तथा बाहरी भाग धनी वर्ग के नए रियासी क्षेत्रों के रूप में आकर्षित कर रहे हैं। वह बाहर उपनगरों ने विकास का क्रम लिया है। उपनगरों के विकास के क्रम के साथ ही नगरमाल सतत नगरीय क्षेत्र का स्वरूप भी देखने को मिलता है, जो आधुनिक काल के नगरों के विकास के क्रम में देखने में आता है। अब इन्हीं चीज़ों के लिए जो आधुनिक युग के नगरों को एक संतुलित रूप दे, उसके लिए अर्बन प्लानिंग का कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया, नगरीय नियोजन। 19वीं शताब्दी में अधिकतर नगरों ने विकास में नगर नियोजन के सिद्धांतों के पालन का प्रयास किया है। नगर नियोजन विज्ञान का विकास इसी शताब्दी की देन है। नगर सुंदर हों, इस सिद्धांत को नगर निर्माण योजनाओं में स्थान दिया गया और विश्व के अधिकांश नगर इस सिद्धांत के अनुरूप विकसित हुए। तो आधुनिक युग के हमने नगरों के विकास के क्रम में प्राचीन काल, वैदिक काल, मध्य युग, पुनर्जागृति काल और आज चर्चा की आधुनिक काल की। परीक्षा उपयोगी दृष्टि से आप इसकी तैयारी करें। धन्यवाद।